और ये वेस्ट एशिया के संकट के बावजूद हमने एक नया फंड बनाया है। ये जो हम सेकेंड बैच में, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड बना, ये अभी तक नहीं था और दुनिया ने अभी किसी नहीं बनाया होगा कि अगर कोई इस तरह की परिस्थितियां जो आज चाहे रूस की हो, यूक्रेन की हो, हमास की हो, गाजा की हो, इजराइल की हो, ईरान की हो, यूएस की हो, ऐसी परिस्थितियों में जब पूरी दुनिया में जिस तरह से प्रभावित हो रहे हैं तो लोग तो अभी उन परेशानियों से जूझ रहे हैं और यहाँ तो उन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, मुकाबला करने के लिए भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में एक इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड का क्रिएशन कर दिया है जो निश्चित तौर से ये सारे संकट को दूर करेगा। और ये जो वर्तमान संकट है, ये इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड जो है, ये केवल इसका समाधान नहीं करेगा बल्कि जो फाइनेंशियल ईयर 27 का जो बजट है उसके लिए मजबूत एक स्ट्रांग नींव रखेगा। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड बन रहा है उसमें इस द्वितीय बैच में उसमें 1.05 लाख करोड़ ले रहे हैं। 1 लाख करोड़ हम इस इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड के लिए ले रहे हैं और ये इसलिए इतनी बड़ी मात्रा ले रहे हैं कि हमारी मोदी सरकार की ये दूरदर्शिता का सबसे ठोस प्रमाण है कि ये इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड जो हमने इसको ट्रांसफ़र किया है, ये फाइनेंशियल ईयर 27 के बजट में जो पूरे देश में होगा उसके लिए एक संकटकालीन हमने बफर बनाया है। हमारे पास कॉर्पस फंड होगा कि दुनिया की कोई भी चुनौतियां होंगी, हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं आने पाएगा। इसलिए ये सेकंड बैच हम डिमांड फेयर सप्लीमेंट्री ग्रांट ले रहे हैं। और आज मैं कहना चाहता हूं कि जो जिस तरीके का असर है और इसको हम जहां इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड में 1.05 लाख करोड़ ले रहे हैं, उसी तरह से दूसरे भी हम कर रहे हैं। किसी देश की करेंसी का पैमाना क्या होता है, उस करेंसी का पैमाना उसके पास गोल्ड रिजर्व कितना है, उस गोल्ड रिजर्व से होता है। तो आज हमारी करेंसी स्ट्रांग रहे इसलिए 1703 करोड़ हमने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में लिया है जिससे महंगाई पे कंट्रोल है। मैं आगे बताऊंगा कि क्या 2014-15 में महंगाई इन्फ्लेशन थी और आज क्या इन्फ्लेशन है, लेकिन अभी इसीलिए लिया है हमारी सरकार ने कि हम सॉवरेन गोल्ड फंड में बॉन्ड में डालेंगे। इसी तरह से जो हम निर्यात कर लेते हैं, निर्यात ऋण पे जो ब्याज होती है उस पर 3788 करोड़ 3788 करोड़ हमने लिया है। 5 लाख जो एमएसएमई है जिसकी चिंता इस सरकार को हुई, नहीं तो इस देश से जो ज़्यादातर एमएसएमई करीब करीब बंद हो रहे थे, लेकिन जिस तरह से एमएसएमई को रिवाइवल करने के लिए वित्त मंत्री जी ने 19-20 में दिया और आज भी उसकी चिंता है कि पूरी दुनिया की प्रतिस्पर्धा में, और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले दिनों कहा कि हमारे एमएसएमई के प्रोडक्ट्स केवल प्रोडक्ट्स अपने लिए ना हो, दुनिया की बाजारों में जब जाएं तो वो दुनिया की बाजारों की प्रतिस्पर्धा में क्वालिटी में सबसे बेहतर हो, इसलिए इसको आज किया जा रहा है कि 3788 करोड़ ले रहे हैं। इसी तरह से हम नेशनल सिक्योरिटी के फंड के लिए कि टेक्नोलॉजी उसमें, जिस तरह से पिछले दिनों गृह मंत्री जी ने कहा था कि हम 26 तक हम देश से नक्सल इशू को ख़त्म कर देंगे, और आज ये इसलिए है कि जिस तरह से उसमें सिक्योरिटी के लिए आज हम टेक्नोलॉजी जिस तरह से इनोवेशन कर रहे हैं उसके फंड के लिए भी 3000 करोड़ ले रहे हैं। तो इससे साफ है कि अगर आज चाहे पहले रूस यूक्रेन का जो एक युद्ध शुरू हुआ वो पहला पूरी दुनिया के लिए झटका था, आज जिस तरह से ईरान यूएस इजराइल का हुआ उसमें जिस तरीके से आज सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है और आज तेल का संकट बढ़ रहा है, तो ये आज हमारी सरकार की एक दूरदर्शिता का जीता जागता प्रमाण है कि जब दुनिया आज संकट से जूझ रही, जब दुनिया आज वर्तमान में दुनिया की सरकारें संकट से जूझ रही है, तो हमारी सरकार आज की नहीं कल के खतरे की भी भविष्यवाणी को आंक करके इस हमने डिमांड फेयर ग्रांट्स में काम किया है। और आज उसी का नतीजा है कि इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड ये केवल वर्तमान तेल संकट का जवाब नहीं है बल्कि भविष्य के हर कोई राजनीतिक या हर जियो पार्टी या कोई इस तरह के झटके होंगे उसके लिए ढाल बनेगा। तो ये वित्तीय अनुशासन का काम करेगा, हमारे राजनीतिक सोच का अनुपम संगम है, न घबराहट की कोई खर्च है, न संकट की कोई अनदेखी है। यही है विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने का।